वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली गरम तारे पे रिलीज हुई एक तेलुगु फैंटेसी वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है यक्षिनी। इस सीरीज में 6 एपिसोड्स है। एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन आधे घंटे के आसपास है। ओवरऑल से 3 घंटे के आसपास है वेब सीरीज। लेकिन अगर फालतू चीजें हटा दिया जाए तो 2.5 घंटे की मूवी बन सकती थी। पता नहीं क्यों इन सालों ने काट काट के वेब सीरीज ही बना दिया। अब सीरीज के बारे में बात करें तो वन टाइम वॉचेबल जरूर है। एंडिंग में क्या होगा ये ऑडियंस के सामने बहुत क्यूरियोसिटी पैदा करती है। तो चलिए फटाफट से सीरीज की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बंदे को दिखाया जाता है जो पानी के अंदर बैठकर घोर तपस्या करते रहता है। दूसरे सीन में किसी गांव में एक क्लासिकल डांस टीचर को दिखाया जाता है। क्लासिकल डांस टीचर मतलब इसकी उम्र 25 या 30 साल होगी। फिलहाल ये बंदा काफी सारी लड़कियों को मंदिर के पास डांस सिखा रहा होता है। उसी वक्त इस बंदे को एक अजीब की महक आने लगती है। जब इसको फॉलो करते हुए थोड़ा आगे जाने लगता है तो इसको एक बहुत ही सुंदर लड़की नजर आती है जो नाट्य करती रहती है। इस लड़की के डांस को देखकर ये बंदा मदहोश होने लगता है। उसके बाद क्या था, न नाम पूछा न पता, बिस्तर पर लेट जाते हैं ये दोनों। पहले ही मुलाकात में ये दोनों बेड पर अपने स्किल्स दिखाने लगते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि ये लड़की कोई इंसान नहीं होती, कोई राक्षस होती है। अपने असली रूप में आकर उस बंदे को मार देती है। तभी पानी के अंदर जो गुरुजी होता है ना, उसको ये बात पता लग जाती है कि उस लड़की ने दोबारा इंसान को मार दिया। अपने शिष्य से कहने लगता है कि भैरवा उसने एक और जान ले ली। अब उसको भूलोक से जाने के लिए सिर्फ एक जान लेनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें उसको पकड़ना होगा भैरवा। दूसरी तरफ दोबारा उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है माया। फिलहाल माया के हाथ में एक मूंगस की स्टैचू होती है और जैसा लगता है कि इस मूंगिस के अंदर किसी की जान है। और इस बंदे का नाम होता है भद्रा। कहने लगती है कि भद्रा अब यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया, यहाँ से हम दोनों को निकलना होगा। इस तरह से माया उस स्टैचू को लेकर दूसरे शहर पर जाने लगती है। बस में बैठकर माया अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है कि एक्चुअली माया एक यक्षिनी है और इसको एक श्राप मिला होता है। शायद यक्षिनी ने हमारे गोले पर आकर किसी इंसान से प्यार किया और ये बात कुबेर को पसंद नहीं आई, इसलिए कुबेर ने इस माया को श्राप दिया कि जिस इंसानों से तुमने प्यार किया उसी इंसानों की बलि देनी होगी तुमको, और वो भी 100 लोगों की। तभी तुम हमारे लोग मतलब अलकापुरी में आ सकती हो, तब तक तुमको नो एंट्री। खैर दूसरे सीन में कृष्णा नाम के एक बंदे और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। कृष्णा के फैमिली में कौन कौन रहता है ये हम बाद में देखेंगे। बात यह है कि आज कृष्णा का बर्थडे होता है और उसी तरह इसकी उम्र 30 साल होती है। सारे घर वाले कृष्णा से शादी करने का प्रेशर करते रहते हैं, लेकिन कृष्णा यही चाहता है कि किसी लड़की से प्यार करके उससे ही शादी करेगा। ये शपथ लेकर बैठा होता है कि 30 साल के पहले ये किसी लड़की से प्यार करके शादी करेगा। अगर 30 साल के बाद कोई भी लड़की नहीं मिली तो अपने घर वालों के बताए हुए लड़की से शादी कर लेगा। पहले भी कृष्णा को कुछ गर्लफ्रेंड्स मिली थी लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। अब ये प्योर लव चाहता है। अपनी दोनों बहनों से कहने लगता है कि मेरे पास आज शाम तक का टाइम है, अगर मुझे कोई भी लड़की नहीं मिली तो कल मैं आप लोगों के साथ लड़की देखने के लिए जाऊंगा। कृष्णा की माँ कब का इस दुनिया से जा चुकी होती है और इसका फादर एक वुमेनाइजर होता है। स्पेशली लड़कियों की फोटो देखने के लिए ही न्यूज़पेपर पढ़ता है। कृष्णा खुद अपने फादर को लाइक नहीं करता बिकॉज ऑफ हिज गंदी नजरें। इसका फादर कृष्णा को समझाने लगता है, अरे यार शादी और प्यार का कोई कनेक्शन ही नहीं है। शादी होने के बाद भी तुम प्यार में पड़ सकते हो, चाहे वो अपनी वाइफ से हो या तो फिर दूसरे की वाइफ। खैर कृष्णा एक बड़े से होटल में एज ए मैनेजर की तरह काम करते रहता है। इसके फ्रेंड्स इसको बर्थडे विश करते हुए पार्टी शार्टी मांगने लगते हैं, लेकिन कृष्णा को तो अपनी सोलमेट का इंतजार होता है। इसका बर्थडे होने के बावजूद भी ये डल नजर आता है। खैर दूसरे सीन में माया हैदराबाद आकर किसी कंपनी में ज्वाइन होने लगती है और कंपनी के सारे लड़के माया पर फ्लैट होते हैं। ऑफिस की एक लड़की माया को अपने ऑफिस के सारे लोगों से मिलवाने लगती है और उसी तरह उस ऑफिस में एक बंदा भी होता है, उसके बारे में बताने लगती है कि ऑफिस के सारे लड़के लड़कियों को ताड़ते रहते हैं, लेकिन सिवाय वो लड़का, मैंने सुना है वो वर्जिन है, अभी तक किसी लड़की से प्यार ही नहीं किया। तो ये सुनने के बाद माया के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि इसका टारगेट तो इसकी आंखों के सामने है। फटाफट से उस बंदे के पास जाकर अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाने लगती है और डायरेक्टली डिनर को भी इनवाइट करने लगती है। अब इतनी सुंदर लड़की आंखों के सामने रखकर कौन भला मना कर सकता है। शर्माते हुए माया से कहने लगता है कि पास ही में एक होटल है, 8 बजे हम दोनों वहाँ पर मुलाकात करेंगे। तो माया खुश होने लगती है कि आज इसका मकसद पूरा होने वाला है। इस तरफ कृष्णा अपने होटल में अपने सोलमेट का इंतजार करते रहता है कि कोई खूबसूरत लड़की इसके होटल में आ जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन एक भी ढंग की लड़की इसको नजर ही नहीं आती। उसी वक्त माया इस होटल पर आने लगती है वही डिनर करने के लिए।
कृष्णा माया को देखकर इसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। पहली नजर में प्यार हो जाता है इसको। माया के पास जाकर बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन माया इस पर इंटरेस्ट ही नहीं होती। कहने लगती है कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद माया के ऑफिस वाला वो बंदा आ ही जाता है शर्माते हुए। अब इन दोनों को क्लोजली बात करता हुआ देख कृष्णा थोड़ा डिसअपॉइंट होने लगता है। इसके दोस्त कृष्णा को समझाने लगते हैं, अरे यार, घर वालों ने जो लड़की को देखा उससे तुम शादी कर लो। शादी के बाद भी प्यार हो सकता है यार, एक बार उस लड़की से मिल तो लो, शायद वो लड़की भी तुमको पसंद आ जाए। सो फाइनली कृष्णा शादी के लिए हाँ कहने की वजह से कृष्णा और उसके घर वाले लड़की को देखने के लिए उसके घर पर जाते हैं। ये लड़की भी बहुत ही सुंदर होती है। कृष्णा मन ही मन सोच लेता है कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। बाद में कृष्णा के घर वाले एक एक करके उस लड़की से काफी सारे सवालात पूछने लगते हैं, मतलब इस लड़की का टेस्ट लेने लगते हैं। तो ये लड़की सारे टेस्ट में 100% पास हो जाती है। सो फाइनली इन दोनों की शादी पक्की हो जाती है। कृष्णा तो यही सोच लेता है कि यही मेरी सोलमेट है। दूसरी तरफ माया अपने उस ऑफिस वाले बंदे को अपने घर पर इनवाइट करने लगती है, खाना खाने के लिए नहीं, कांड करने के लिए। माया अपने बेडरूम को फुल ऑफ कैंडल्स के साथ भर चुकी होती है। जरा बराबर भी देर ना करते हुए माया उस बंदे पर टूट पड़ती है, तो वो बंदा थोड़ा सा घबराने लगता है। माया उस बंदे के लिए दूध प्रिपेयर करते हुए कहने लगती है, अरे यार, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मैं ही देख लूंगी, तुम बस रिलैक्स रहो। ये बंदा कहने लगता है कि माया, क्या मैं तुमको एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं? मैं कोई वर्जिन नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि क्या क्या किया जाता है। वो तो बस मैं ऑफिस में किसी से भी बात नहीं करता, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को ऑफिस में मर्ज नहीं करना चाहता। तो ये सुनने के बाद माया बहुत गुस्सा करने लगती है, इसकी आंखें नीली हो जाती है। उस बंदे को अपना असली चेहरा दिखाने लगती है। वो देखकर ये बंदा बेहोश हो जाता है। मतलब माया को चाहिए था एक प्योर वर्जिन बंदा, इसको मारकर ये अपने गोले में जाने वाली थी, लेकिन ये बंदा तो वर्जिन ही नहीं निकला। उसके बाद बेचारी माया एक शैतानी पेड़ के ऊपर बैठकर बहुत रोने लगती है। मतलब माया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने गोले पर जाना चाहती है, लेकिन इस बंदे ने इसका प्लान ही चौपट कर दिया। दूसरी तरफ कृष्णा की शादी के प्रिपरेशंस चलते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद इसकी शादी होने वाली होती है। कृष्णा बहुत एक्साइटेड होता है अपनी शादी को लेकर। कृष्णा के दोस्त कृष्णा से कहने लगते हैं, अरे यार, अब तो तुम अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर लो, उस लड़की के पास जाकर आई लव यू बोल दो। दूसरी तरफ कृष्णा की दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती है फोन में। अपने बीएफ से कहने लगती है, अरे मेरे जानू, कि शादी तो मैं उस कृष्णा से ही करूंगी, लेकिन मेरा तन बदन सिर्फ तुम्हारा है। उस बेवड़े की फैमिली ने मेरी सारी बातें सच समझ ली। हम दोनों के रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कृष्णा से बहुत बड़ा बकरा मुझे नहीं मिला। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तभी शॉकिंगली कृष्णा वहाँ पर आकर इस लड़की की सारी बातें सुन लेता है। वो लड़की कहने लगती है, अच्छा तुमने सब कुछ सुन लिया, अब सुन लिया तो दूसरे कान से छोड़ भी दो। अगर तुम्हारी शादी रुक जाएगी तो तुम्हारे घर में 2 बूढ़ी औरतें हैं, पता नहीं हार्ट अटैक आकर मर जाएंगी, इसलिए चुपचाप मुझसे शादी ही कर लो। अब बेचारे कृष्णा का दिल टूट जाता है और इसी तरह इस शादी को भी तोड़ देता है। इसका सालों का जो सपना था वो सपना चूर हो जाता है। कृष्णा बिना अपने घर वालों को बताए एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर अपने बारे में एक पेपर में लिखते रहता है कि हर एक इंसान की जिंदगी में एक विश होती है और मेरी विश है कि मैं एक सच्चा प्यार करूं, उसी के ऊपर मैं अपना तन बदन निछावर कर दूं। लेकिन आज मुझे इतना बड़ा धोखा मिला, इस धोखे के बोझ को अब मैं उठा नहीं सकता। मतलब इस तरह से एक सुसाइड नोट लिखते रहता है कि इस मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, कोई भी नहीं, जा रहा हूँ मैं सबको छोड़ के। तभी वो पेपर हवा में उड़ जाता है। अब इत्तेफाक की बात यह है कि उसी पेड़ के ऊपर यक्षिनी मोहतरमा बैठी होती है ना, वो पेपर इसके हाथ लग जाता है। अब इस सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद माया को कृष्णा के बारे में सब कुछ समझ में आ जाता है कि कृष्णा एक वर्जिन है और उसी तरह ये अब मरने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि माया को ऐसी एक आखिरी बंदे की बलि देनी होगी। मतलब वो बंदा वर्जिन हो और ऊपर से आत्महत्या करने वाला हो, मतलब जिंदगी जीने की इच्छा नहीं हो उसके अंदर, तभी इसका श्राप टूट सकता है। उसके बाद जब माया ऊपर से नीचे देखती है तो कृष्णा अपने आप को फांसी लगा रहा होता है उसी पेड़ से। तो माया फटाफट से कृष्णा को बचा लेती है, उसे मरने नहीं देती। अब कृष्णा माया को देखकर पहचान लेता है। मतलब 2 दिनों पहले एक बंदे के साथ होटल पर आई थी इसके, तो माया यही बहाना बनाने लगती है कि वो बंदा मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे धोखा दिया और मैं यहाँ पर मरने के लिए आई हूँ, इत्तेफाक से आप मुझे मिल गए। उल्टा सिंपैथी गेन करने की कोशिश करने लगती है कृष्णा से। तो इसी बातों ही बातों में माया कृष्णा को प्रपोज करते हुए इसको किस करने लगती है। कहने लगती है कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी को भी किस नहीं किया, मरने से पहले एक किस चाहती हूँ। किस करने के बाद कहने लगती है कि अब तो मुझे मरने की इच्छा मिट गई, अगर जिंदगी में हम दोनों का मिलना लिखा है तो हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे।
इस तरह से कृष्णा को भी मरने नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो गुरुजी, मतलब इसका नाम होता है महाकाल, अपने शिष्यों के साथ कहीं पर जाने लगता है एक स्पेशल फूल हासिल करने के लिए। भैरवा महाकाल से पूछने लगता है कि गुरुजी, क्या इस कायनात में यक्षिणी है? वो गुरुजी महाकाल यक्षिणी के बारे में कुछ डिटेल्स बताने लगता है कि यक्षिणी जहाँ पर रहते हैं उसे कहते हैं अलकापुरी और वहाँ का राजा कुबेर है। यक्षिणी के बारे में एक स्पेशल किताब भी है जिसका नाम है उद्दमा रावतंत्रम। यक्षिणी बहुत ही पावरफुल होती है और दुनिया के अंदर जो संपत्ति है उसी को बचाते रहते हैं। ये अलग अलग यक्षिणी को अलग अलग पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा तपस्या कर रहा है, अगर उस तपस्या में एक छोटी सी गलती हो जाए तो यक्षिणी उसको मार भी देती है। बहुत सालों पहले एक बंदे ने घोर तपस्या की। उस बंदे की तपस्या को इम्प्रेस होकर एक यक्षिणी उस बंदे को एक छोटा सा गिफ्ट दिया और वही है सौगंधिका। सौगंधिका के जरिए से हम यक्षिणी के बारे में पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है, किस डायरेक्शन पे है। नॉर्मल डेज में वो सौगंधिका, मतलब वो फूल नॉर्मल फूल जैसा नजर आता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन वो फूल चमकने लगता है। जब भी कोई यक्षिणी उस फूल के, मतलब उस सौगंधिका के पास होगी तो उसका रंग और महक बदल जाती है। आज वही दिन है सौगंधिका को हासिल करने का दिन। सूरज उगने से पहले हमको सौगंधिका को फाइंड आउट करना होगा। इस तरह से महाकाल अपने शिष्यों के साथ किसी तालाब के पास जाता है। वहाँ पर काफी सारे फूल होते हैं। महाकाल अपने 2 शिष्यों को उस तालाब में भेजने लगता है। पानी के अंदर जाते ही कोई अनजान शक्ति इन दोनों बंदों को अंदर खींच लेती है। ये दोनों बेचारे मर जाते हैं। महाकाल समझ जाता है कि इस तालाब के इर्द गिर्द एक जादुई कवच है। महाकाल कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हुए किसी से मदद मांगने लगता है। सही फूलों के बारे में बताने के लिए कहता है। शायद महाकाल नाग देवता से मदद मांगी होगी तो एक नाग शक्ति वहाँ पर प्रकट होकर सौगंधिका को दिखाने लगती है, मतलब वही फूल। बाद में अपने शिष्य भैरवा को उस पानी के अंदर भेजकर उन फूलों को लाने के लिए कहता है। इस तरह से महाकाल वहाँ के सारे स्पेशल फूल हासिल कर लेता है। खैर, दूसरे दिन कृष्णा बहुत ही खुश होकर अपने होटल पर आता है। इसके सारे दोस्त यही सोचने लगते हैं कि शायद कृष्णा डिप्रेशन में होगा, लेकिन कृष्णा तो बहुत ही खुश होता है। अपने दोस्तों को कल रात का इंसिडेंट बताने लगता है कि मेरी जिंदगी में एक दरवाजा बंद हो गया तो दूसरा दरवाजा अपने आप खुल गया। पहली बार किसी लड़की को किस किया। दूसरे सीन में माया के उस ऑफिस वाले बंदे को दिखाया जाता है जो बेचारा कोमा में होता है। माया का असली चेहरा देखकर बेचारे का ट्रीटमेंट चलते रहता है। दूसरी तरफ महाकाल उन फूलों से कुछ केमिकल को बनाते रहता है। इसी दरमियान में भैरवा महाकाल से ये सवाल पूछने लगता है कि गुरुजी, नाग देवता ने आपकी मदद क्यों की? कुबेर सिर्फ यक्षियों का राजा ही नहीं बल्कि रावण का भाई भी है। बहुत सालों पहले रावण नागों के साथ मिलकर अपने भाई कुबेर पर हमला करके लंका हासिल कर ली। बाद में रावण मरने के बाद कुबेर मुंगीस को अपना वाहन बनाकर नागलोक में हमला कर दिया। उस युद्ध में काफी सारे नाग मर गए और इसी तरह उनकी जो संपत्ति थी नागमणि, वो सारे लेकर अलकापुरी भाग गया। अब ये महाकाल नाग देवता को मानने वाला होता है, इसीलिए महाकाल यक्षिणी के जरिए से अलकापुरी जाकर उस कुबेर को हराना चाहता है। जो नागमणियाँ छीन ली गई वो दोबारा नागों को देना चाहता है। खैर, अब महाकाल के प्रोफेशन के बारे में बात करें तो एक पेंटर होता है। तो सौगंधिका के जरिए से जो लिक्विड बनाया उस लिक्विड से कुछ पेंटिंग्स को बनाता है। अपने शिष्यों से कहने लगता है कि ये सारे पेंटिंग्स हमारे क्लाइंट्स को भेज दो फ्री में। अगर माया इस पेंटिंग के आसपास भी आएगी तो इसका रंग बदल जाएगा। दूसरी तरफ कृष्णा के फ्रेंड्स कृष्णा को मनवाकर उसको पब ले जाने लगते हैं, क्योंकि कृष्णा ने अपने बर्थडे पर पार्टी भी नहीं दी। शॉकिंगली उसी पब में कृष्णा माया को देखता है। अब माया मिली है तो चुप तो नहीं बैठेगी, कृष्णा को डांस करने के लिए बुलाती है। अब ये बेवड़ा कृष्णा यही सोचने लगता है कि इन दोनों का मिलना डेस्टिनी है। डांस के बाद माया बहुत दारू पीकर टल्ली होने लगती है। अब माया फुल नशे में होने की वजह से कृष्णा माया को टैक्सी लेकर उसके घर के पास ड्रॉप करने के लिए जाता है। गाड़ी में ही माया कृष्णा के साथ कांड करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कृष्णा कहने लगता है कंट्रोल माया कंट्रोल, मुझे अभी गाड़ी हिलानी नहीं है। फाइनली कृष्णा माया को उसके घर के पास लाकर उसके बेडरूम में सुलाने लगता है। माया दोबारा कृष्णा पर चांस मारने लगती है कि इसके साथ कांड करके इसको मार कर इसका टारगेट पूरा कर दे, लेकिन कृष्णा जेंटलमैन की तरह माया का फायदा नहीं उठाना चाहता। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। माया के घर से बाहर आने के बाद वहाँ पर इसका बड़ा जीजा होता है। मतलब कृष्णा और माया जिस टैक्सी में आए थे वो टैक्सी ड्राइवर कृष्णा का जीजा होता है। कृष्णा का जीजा पूछने लगता है कि वो लड़की कौन है और गाड़ी में इतनी सारी पप्पियाँ तुमको क्यों दे रही है और इतनी देर तक तुम उसके घर में कर क्या रहे हो, क्या हुआ है घर के अंदर। अब कृष्णा तो कुछ भी जवाब नहीं देता, लेकिन दूसरे दिन कृष्णा का जीजा अपने घर में ये सारी बात बता देता है। कृष्णा की दादी कृष्णा को बहुत डांटने लगती है
कि कौन है वो लड़की और इतना जल्दी तुम उसके प्यार में कैसे गिर गए। अब कृष्णा अपने घर वालों को माया के बारे में बताने लगता है। कृष्णा के घर वाले कहने लगते हैं कि पहले तुम उस लड़की को हमारे घर पर लाओ, अगर वो लड़की हमें पसंद आएगी तो तभी तुम्हारी शादी होगी। खैर उसी दिन महाकाल की वो जो पेंटिंग है ना, वो पेंटिंग कृष्णा के होटल में भी आती है एज ए कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब उसी वक्त माया भी कृष्णा से मिलने के लिए उसके होटल पर आती है। कृष्णा को डिनर पर इनवाइट करने लगती है कि कृष्णा मुझे ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम हो। खैर यहाँ पर मैं एक और बात बताना भूल गया, बीच बीच में एक और लड़की को भी दिखाया जाता है जो शायद माया को फॉलो करती रहती है। इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता अभी। माया वहाँ से जाने के बाद वो जो पेंटिंग है ना, महाकाल की पेंटिंग, उसका रंग बदल जाता है। थोड़ी देर के बाद कृष्णा और माया एक नदी के किनारे रोमांटिक बातें करते हुए बैठे रहते हैं। इसी बातों ही बातों में माया कृष्णा से कांड वांड रोमांस के बारे में बात करती रहती है। मतलब इनडायरेक्टली इसको हिंट देती रहती है कि चलो अब हम फटाफट से कांड करते हैं। लेकिन कृष्णा तो यही कहने लगता है कि मैं तो अपना तन बदन उसी लड़की के लिए बचा कर रखा हूँ जिससे मेरी शादी होगी, शादी के बाद हमारे बीच सब कुछ होगा। अब कृष्णा की बातें सुनने के बाद माया बहुत अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। बाद में कृष्णा अपने होटल आकर अपने दोस्तों से यही बात कहने लगता है कि माया ने मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की लेकिन मैंने मना कर दिया। तुम लोग मेरे बारे में जानते हो ना। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि कृष्णा ने अपनी माँ से वादा लिया था कि कृष्णा अपने फादर की तरह वुमेनाइजर नहीं बनेगा, ये फिजिकल होगा तो सिर्फ अपने पत्नी के साथ ही होगा। इसीलिए कृष्णा ट्रू लव की तलाश करते रहता है। फाइनली कृष्णा ठान लेता है कि ये माया को प्रपोज करेगा, पूछेगा क्या वो मुझसे शादी करेगी। दूसरी तरफ महाकाल को उस पेंटिंग के बारे में पता लग जाता है कि माया इस पेंटिंग के पास से गुजरी, इसीलिए इसका रंग बदल गया, जिसका मतलब माया इसी शहर में है। उसके बाद महाकाल उसी पेंटिंग का पाउडर लेकर किसी केमिकल में डालकर एक शक्ति क्रिएट करने लगता है, एक पावर। मतलब वो पावर महाकाल को माया का पता बताएगी। महाकाल और उसके दो शिष्य उस पावर को, उस शक्ति को फॉलो करने लगते हैं। दूसरी तरफ माया उसी पेड़ के ऊपर बैठकर भद्रा को अपने हाथ में लेकर रो रही होती है कि पहले मैंने अनजाने में एक गलती कर दी थी, अब मैं जानकर दोबारा वही गलती करूं, क्या मैं कृष्णा से शादी कर लूं। भद्रा कहने लगता है कि माया तुम फिक्र मत करो, सुहागरात के दिन ही तुम उसे मार दोगी तो वो तुम्हारा पति बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो इस तरह से माया भी ठान लेती है कि कृष्णा से शादी कर ही लेगी। एट द सेम टाइम महाकाल और उसके दो शिष्य वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अपनी शक्ति की मदद से माया को कैद करने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो यक्षिणी इससे बचती फिरती रहती है। इस तरह से इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत हाथापाई होने लगती है। फाइनली महाकाल उस यक्षिणी को पकड़ ही लेता है। शॉकिंग बात यह है कि वो यक्षिणी माया नहीं होती, वो ज्वाला होती है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि वो लड़की ज्वाला ही थी जो माया को फॉलो कर रही थी हर जगह पर। एक्चुअली अलकापुरी में 64 यक्षीस होते हैं, उनमें से 2 यक्षी हमारे गोले पर आए होते हैं, माया और ज्वाला। महाकाल ज्वाला से माया के बारे में पूछने लगता है लेकिन ज्वाला इसका जवाब ही नहीं देती, कहने लगती है मुझे पता नहीं। लेकिन महाकाल ज्वाला की कुछ शक्तियों को कैद करके इसको वार्निंग देने लगता है कि माया कहाँ पर है उसका पता मुझे दो, तभी मैं तुम्हारी शक्तियों को रिलीज करूंगा। दूसरी तरफ कृष्णा माया से मुलाकात करके शादी की बात करने लगता है। अब माया तो कब से रेडी होती है चढ़ने के लिए, मतलब वही घोड़ी, तो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही लेती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा नहीं बहुत पास्ट में जाने लगता है, मतलब सम डिकेड्स पीछे, जहाँ पर एक गुरुजी और उसके छोटे से शिष्य को दिखाया जाता है। वो बच्चा होता है, दिखने में ऐसा लगता है कि ये दोनों कुछ तलाश कर रहे होते हैं। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि ये बच्चा और कोई नहीं महाकाल होता है। फिलहाल ये दोनों एक मंदिर के पास जा रहे होते हैं और उस मंदिर को माया रक्षा कर रही होती है। उसी मंदिर के पास एक स्पेशल द्वार होता है, उसी द्वार से अलकापुरी जा सकते हैं। और महाकाल का गुरुजी अलकापुरी जाकर कुबेर का वध करके ये कुबेर बनना चाहता है, मतलब कुबेर से बदला लेना चाहता है। महाकाल अपने गुरुजी से पूछने लगता है कि गुरुजी ये माया कौन है। इसका गुरुजी कहने लगता है कि बहुत सालों पहले जब शिवजी अपने ध्यान में बैठे थे तो पार्वती देवी को उनके साथ रहने की इच्छा हुई। उनके अंदर की यही इच्छा पसीने में बदल गई। उसी पसीने से 64 बूंदें बनी। वो 64 बूंदें 64 यक्षिणी बन गई। वही आखिरी बूंद से माया पैदा हुई। सारे यक्षिणियों में माया एक स्पेशल यक्षिणी है, मतलब वो बहुत ही खूबसूरत बनी, उसके अंदर प्रेम है और उसी तरह उसके अंदर काफी सारी पावर्स भी है। खैर बाद में महाकाल का गुरुजी उस मंदिर के अंदर जाकर कुछ जादू वगैरह करने लगता है। महाकाल से कहने लगता है कि महाकाल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तुम इस सर्किल के अंदर मत आना, बस दूर खड़े रहकर देखते रहना। आज माया मेरे कदमों के नीचे होगी या तो फिर मैं माया के हाथों मारा जाऊंगा।
इस तरह से महाकाल का गुरुजी जादू वगैरह करने लगता है, मतलब माया को बुलाने के लिए, माया को अपने कब्जे में करने के लिए। लेकिन माया महाकाल की गुरुजी को मार देती है, उसका यज्ञ संपन्न नहीं होने देती। अब जाके महाकाल अपने गुरुजी का वो अधूरा काम पूरा कर रहा है। हर प्रेजेंट डे पर कृष्णा माया को लेकर अपने घर पर आता है, अपने घर वालों से मिलवाने के लिए। लेकिन माया के हाव भाव को देखकर कृष्णा के घर वाले माया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और माया ये भी कहने लगती है कि इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं है, इसके माँ बाप इस दुनिया से कब का जा चुके हैं। बाद में कृष्णा के घर वाले कृष्णा को खोपचे में बुलाकर इसको समझाने लगते हैं कि ये लड़की हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन कृष्णा भी अपने घर वालों से कहने लगता है कि मैं शादी करूंगा तो माया से ही करूंगा, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है तो क्या होगा। उसी वक्त कृष्णा के घर ज्वाला आती है और कृष्णा के घर वालों को ये बताने लगती है कि मैं माया की बुआ हूँ। अब ज्वाला को देखकर कृष्णा का फादर अपने लाल टपकाने लगता है। खैर उसी रात माया और ज्वाला किसी जगह पर मुलाकात करते हैं। इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि ज्वाला भी हमारे गोले पर बहुत सालों से रहती आ रही है, शायद इसने भी कुछ कांड किया होगा। ज्वाला ने भी कुछ मर्दों को मार चुकी है और इसी तरह ज्वाला माया से महाकाल के बारे में भी बताने लगती है कि महाकाल इसी शहर में है और तुम्हारी तलाश कर रहा है। वो तुमको फाइंड आउट करने से पहले तुम जल्द से जल्द कृष्णा को मार दो और अलकापुरी लौट जाओ। दूसरी तरफ कृष्णा अपनी शादी के कार्ड्स हर एक बंदे को बांटते रहता है और इसी तरह ये भी डिसाइड कर लेता है कि इनके होटल को जिसने पेंटिंग दिया, मतलब वही महाकाल, उसको भी अपनी शादी पर इनवाइट करेगा। दूसरे दिन कृष्णा के घर वाले कृष्णा और माया को लेकर किसी औरत के पास जाते हैं। उस औरत के शरीर में कोई देवी माँ आती है। वो औरत कृष्णा की दादी से कहने लगती है कि ये शादी बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए, अगर ये शादी होगी तो घर में लाश बिछेगी। लेकिन कृष्णा इन सारी चीजों में विश्वास नहीं कर रहा होता। ये सारी चीजें देखकर माया ज्वाला से कहने लगती है कि उस औरत को किसी ने कंट्रोल किया, इसलिए उस औरत ने ऐसा कहा। बाद में कृष्णा महाकाल के घर पर जाकर अपना इनविटेशन कार्ड देने लगता है, शादी पर बुलाता है। महाकाल शादी का कार्ड लेकर वापस अपने रूम में चला जाता है, कहने लगता है कि मैं जरूर आऊंगा। घर के बाहर जाने के बाद कृष्णा को ये याद आता है कि मैंने तो महाकाल सर को अपना एड्रेस ही नहीं बताया। इस तरह से दोबारा महाकाल के घर में आकर महाकाल को ढूंढने लगता है। तभी कृष्णा किसी कमरे में जाकर कोई चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। बाद में कृष्णा माया के पास आकर यही बात कहने लगता है कि मैं महाकाल सर के घर पर गया था तो एक कमरे में मैंने ये देखा कि महाकाल किसी लाश के सामने बैठकर कोई मंत्र वगैरह पढ़ रहा है। अब ये सुनने के बाद माया भी शॉक में रह जाती है, जान लेती है कि महाकाल कौन सी विद्या कर रहा है। दूसरी तरफ महाकाल अपने घर में ये देखता है कि सौगंधिका का रंग बदल चुका है, मतलब वो जो फूल है ना उसका रंग बदल चुका है। बात ये थी कि जब कृष्णा वेडिंग कार्ड देने के लिए महाकाल के घर आया था तो उसकी शर्ट को माया का बाल लगा हुआ था, वही बाल इन फूलों के ऊपर गिरकर इनका रंग बदल जाता है। महाकाल सोचने लगता है कि जिसका मतलब यक्षिणी ही आसपास आई थी। दूसरी तरफ माया का जो कलीग है ना उसको होश आ जाता है। फटाफट से अपने फ्रेंड को कॉल करके माया के बारे में पूछने पर उसको ये बात पता चलती है कि आज तो माया की शादी है। तो वो बंदा फटाफट से कृष्णा के घर पर आकर कृष्णा को समझाने लगता है कि तुम उस माया से शादी मत करो, वो इंसान नहीं है। लेकिन कृष्णा इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता, उल्टा इसको डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से माया मरने वाली थी, मेरी वजह से वो बच गई। एट द सेम टाइम महाकाल और उसके शिष्यों को माया के बारे में पता लग जाता है, कृष्णा की शादी पर आने लगते हैं। तभी माया को भनक लग जाती है कि महाकाल यहाँ पर आ रहा है, बहुत डरने लगती है ये। फटाफट से माया कृष्णा के पास आकर कहने लगती है कि वो पेंटर हमारी शादी पर आया। कृष्णा मुझे लगता है कि वो बंदा बहुत ही अपशगुन है, पता नहीं यहाँ पर आकर किसके ऊपर काला जादू करेगा, चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। महाकाल किसी रूम में आने पर उस रूम में ज्वाला होती है, पूछने लगता है कि माया कहाँ पर है। ज्वाला कहने लगती है कि तुम्हें देखकर वो कृष्णा को लेकर कहीं पर चली गई, उसके साथ शादी करने के लिए। इस तरह से एक एड्रेस बोलने लगती है कि माया कहाँ पर गई होगी। सो महाकाल माया को ढूंढते हुए किसी जंगल की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ माया कृष्णा को लेकर किसी मंदिर के पास आती है, वहाँ पर इन दोनों की शादी चलती रहती है। इस तरफ महाकाल सारे जंगल में माया को ढूंढते ढूंढते थक जाता है। एक्चुअली ज्वाला महाकाल को इस जंगल के बारे में बताकर इसको इस जंगल में उलझा देती है, जहाँ पर भी जाता घूम फिर कर वहीं पर आते रहता है। इस तरह से यहाँ तक 3 एपिसोड्स खत्म होते हैं, बाकी 3 एपिसोड्स नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।